नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन बाय ईरा में आप सभी का स्वागत है। मैं यह 54वीं वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 53 वीडियो अच्छी वीडियो डाल चुका हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा। आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां पे सारी वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं और वीडियो को देखिए। अच्छी वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल चिकित्सा नहीं है? जल चिकित्सा की बात कहा है कि जल चिकित्सा नहीं है। तो जल भ्रम स्नान, वैषम्य स्नान, मोम स्नान, क्रायोथेरेपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 3 सही है। वैक्स माने मोम से जो थेरेपी की जाती है उसको बोलते हैं वैक्स थेरेपी। और कंट्रास्ट बाथ में एक गर्म रहता है, एक ठंडा रहता है। तो अल्टरनेट करके उसमें अंगों को, अपने पार्ट को डुबोते हैं, उससे आपकी थेरेपी होती है। वायर पुल बाथ एक टब रहता है उसमें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 92 है कि शारीरिक कौशल का सीखना समन्वय रखता है। यानी कि वह है कि अगर कोई फिजिकल स्किल सीख रहे हैं, कोई भी फिजिकल स्किल सीख रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कौन कौन सा समन्वय होना चाहिए। तो कॉग्निटिव लर्निंग, अफेक्टिव लर्निंग, मोटर लर्निंग, ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन। तो कहा है कि जब आप कोई मूवमेंट सीखते हैं तो मूवमेंट में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों इन्वॉल्व होता है और उस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी शामिल होता है। तो कॉग्निटिव का मतलब देखे हैं कि संज्ञानात्मक लिखा है, भावनात्मक अधिगम, मोटर अधिगम। तो ये चारों विकल्प सही है कोई भी फिजिकल स्किल सीखने के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। यानी कि कोई नॉकआउट सिस्टम से मैच कराया जा रहा है और उस दौरान टीम हार जाती है, फिर भी उसको चांस मिलता है, खेलने का अवसर मिलता है। तो मेरे एक्सप्लेन से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार का टूर्नामेंट है। सिंगल नॉकआउट पद्धति, डबल नॉकआउट पद्धति, वैगनर वाइल्ड पद्धति और 4 नॉकआउट कम लीग पद्धति। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। डबल नॉकआउट पद्धति में एक टीम जब हार जाती है तो उसको दोबारा चांस मिलता है और सिंगल नॉकआउट में जो टीम हार जाती है उसको बाहर कर दिया जाता है। वैगनल वाइल्ड पद्धति ये सिंगल नॉकआउट का पार्ट है। जो हारी हुई टीमें फिर से एक बार आपस में मैच खेलती हैं और जो लूजर टीम है, सेकेंड रनर टीम है, उससे मैच खेलती हैं। और फोर्थ में नॉकआउट कम लीग पद्धति में यह कॉम्बिनेशन टाइप का टूर्नामेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक स्वास्थ्य को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। यानी कि फिजिकल फिटनेस को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो साउंड स्लीप एंड रेस्ट, गहरी नींद और आराम, ये भी प्रभावित करता है। संतुलित भोजन भी प्रभावित करता है। प्रतिदिन एक्सरसाइज भी प्रभावित करती है। लेकिन पढ़ना और फिजिकल फिटनेस से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, यही नहीं प्रभावित करता है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 95 मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फर्टलेक रनिंग से क्या डेवलप होता है। तो मिला देते हैं, एंडोरेंस डेवलप होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है। स्प्रिंट रन से स्पीड डेवलप होती है। और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज से एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में बता दें कि जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को मैच करके ऑप्शन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की मांसपेशी को विकसित करने के लिए उपयुक्त व्यायाम है। एब्डोमिनल मसल्स को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा अच्छा व्यायाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंड एंड रिच
पाव एक्सरसाइज, यानी बैठकर आगे झुकना और पंजे छूना, ठोड़ी को ऊपर उठाकर छड़ को छूना, और 3 है घुटने मोड़कर सीटअप लगाना, और डी है कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज। तो पेट की एक्सरसाइज में सीटअप सबसे बेनिफिट होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम लिखिए। अष्टांग योग के बारे में बता दें कि महर्षि पतंजलि ने दिया था योग सूत्र में, और इसमें 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्रम वाइज होते हैं। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम पहला ही स्टेप है, पहला ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम, अगर आपको किसी प्रकार की चोट लगती है खेल में, तो सबसे पहले कौन सी थेरेपी देना चाहिए? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कौन सी थेरेपी देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रिक थेरेपी और थर्मोथेरेपी। तो बता दें कि जो ठंडी चिकित्सा देनी चाहिए उसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और हाइड्रोथेरेपी में गर्म ठंडा भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। और 3 है इलेक्ट्रोथेरेपी, जो इलेक्ट्रिक बिजली से करंट से दी जाती है। और थर्मोथेरेपी जो गर्म दी जाती है, रेडिएशन से दी जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, तो थर्मोथेरेपी हो गई। क्वेश्चन नंबर 99, सोलियस मसल इज लोकेटेड इन। सोलियस मसल कहाँ लोकेटेड होती है? लोअर लेग में, पाँव के निचले भाग में, हाथ के अगले भाग में, और धड़ में, पैर के ऊपरी भाग में। तो सोलियस मसल आप देखे होंगे कि ये टिबिया फिबुला होती है जो हमारे शरीर में, ये पैर हो गया है आपका, तो सोलियस मसल यही होती है, यानी कि ये नी हो गया, तो पैर के निचले भाग में सोलियस मसल यहीं पे होती है पूरा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारत कुल कितने पदक जीते थे? तो आपको पता होगा कि लंदन ओलंपिक में भारत 6 पदक जीता था, 6 पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2 कुश्ती में जीता था, 2 शूटिंग में जीता था, 1 बैडमिंटन में, 1 बॉक्सिंग में। क्वेश्चन नंबर 101, फेफड़े की कुल वायु क्षमता। फेफड़े की कुल वायु क्षमता, तो इसमें अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता 6 लीटर होती है, 6 लीटर। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, रेंज दे दिया है 2 से 3 और 6 से 8 और 4.5 से 5 लीटर। तो ऑप्शन सभी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 होगा, 6 लीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 102, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि मज्जा किस प्रकार का ऊतक है? टिश्यू है। टिश्यू के बारे में जानते ही हैं आप लोग कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होती है। टिश्यू के बारे में बता दें कि जब समान सेल मिलकर, समान कोशिकाएं मिलकर, एक जीवित कोशिका मिलकर, समान जीवित कोशिका मिलकर जब एक टिश्यू का, एक अंग का निर्माण करती हैं, एक भाग का निर्माण करती हैं, एक पार्ट का निर्माण करती हैं, तो उसको बोलते हैं ऊतक। जैसे ये है कनेक्टिव टिश्यू, अस्थि मज्जा कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि लेट शब्द का प्रयोग, लेट शब्द का प्रयोग यूज होता है, किसमें यूज होता है? वॉलीबॉल में, टेबल टेनिस में, कर्फबॉल में, सॉफ्टबॉल में। तो लेट शब्द का जो प्रयोग होता है टेबल टेनिस में होता है। और लेट शब्द होता क्या है कि जब
सर्विस के दौरान या खेलने के दौरान कोई बाधा हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है तो उसको लेट बोलते हैं, और लेट के बाद सर्विस फिर से वो की जाती है, वो पॉइंट काउंट नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 104, फर्स्ट क्लास लीवर इज कैपेबल ऑफ मैग्नीफाइड। मतलब कि जो फर्स्ट क्लास का उत्तोलक होता है, प्रथम श्रेणी का लीवर जो होता है, वह बढ़ाने योग्य होता है। किसके बढ़ाने योग्य होता है? देखिए, इसमें फर्स्ट क्लास का मेन काम होता है बैलेंस बनाना। जब फलक्रम, जैसे मान लीजिए दंड है ये, और फलक्रम ये हो गया, ये फोर्स हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, भार हो गया, ये बल हो गया, भार हो गया, और ये एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया। तो इसका मेन काम होता है कि बैलेंस बनाना। बट इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, बैलेंस का ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपको सोचने वाली बात है कि किसको डेवलप करता है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास का लीवर है, और यहाँ फोर्स आर्म यानी बल हो गया, यहाँ फलक्रम हो गया, और यहाँ रेसिस्टेंस हो गया यानी प्रतिरोध, भार। तो इसमें आपको डिनोट करना है कि किस प्रकार से यह किसको डिनोट करता है। मान लीजिए ये फलक्रम है, ये फोर्स है, और ये एक्सिस है, और ये पूरे भार भुजा है। तो जैसे आप देखते हैं कि आप देखते होंगे कि अगर किसी चीज़ को हम उठा रहे हैं और यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, दबा रहे हैं, और यहाँ पे भार है, उठा रहे हैं, तो इसमें भार भुजा क्या होगी? लंबी हो गई। भार भुजा जब लंबी हो जाती है तो हमें फोर्स अधिक लगाना पड़ता है। तो एक तो फोर्स को डिनोट करेगा, और जैसे ही हम फलक्रम को भार भुजा के पास रख देते हैं और बल भुजा लंबी कर देते हैं, तो उस समय हमारी भार भुजा, ये भार भुजा है जो छोटी हो जाती है। तो देखते हैं कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है और हमारा काम स्पीड के साथ होता है। तो इसमें स्पीड भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती हैं। यानी कहा है कि कौन सी टाइप की मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन, जब शरीर मूवमेंट करती है, गति करती है, तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो जब सिकुड़ने वाली बात हो गई, जैसे मान लीजिए आपका ये ह्यूमरस बोन है, और ये रेडियस अल्ना बोन है, और ये मसल्स है आपका बाइसेप मसल है। अब जब आप इधर मोड़ेंगे, कार्य करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है, ये छोटी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट की बात किया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज़ होगी तो उसको बोलते हैं एगोनिस्ट मसल, एगोनिस्ट मसल बोलते हैं। और जब यहाँ पे ये ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट, बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये ट्राइसेप जब रिलैक्स होती है, तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और न्यूट्रलाइजर मसल वो मसल होती है जिसका मूवमेंट के दौरान दूसरी मसल के लिए कोई फंक्शन नहीं रहता है, न्यूट्रल रहती है, कोई कार्य नहीं करती है। और स्टेबलाइजर मसल जो सपोर्ट करती है, जैसे आप शोल्डर को साइड में उठाते हैं तो उसमें सपोर्ट करने वाली जो मसल होती हैं उसको बोलते हैं स्टेबलाइजर मसल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। मैं सारा क्वेश्चन इसलिए समझाता हूँ कि आप लोग को बार बार कोई चीज़ पढ़ना ना पड़े और देखना ना पड़े, ताकि आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए हमारे वीडियो से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, ताकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहूं और मोटिवेट हूं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो शायद मैं भी डिमोटिवेट होकर वीडियो डालना बंद कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था। अपोलो किस चीज़ का देवता था? तो अपोलो आपको पढ़ना है कि गॉड ऑफ सी, समुद्र का देवता, घाव भरने का देवता, आग का देवता, पानी का देवता। तो अपोलो आग का देवता था, ऑप्शन नंबर
3 सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है? यानी शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन का कॉमन पॉइंट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो दोनों में मिलता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा से तो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट होगा, बट शिक्षा से नहीं होगा। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक शिक्षा से होगा, लेकिन शिक्षा से नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स जो होगा शारीरिक शिक्षा से होगा, लेकिन शिक्षा से नहीं होगा। बट मेंटल डेवलपमेंट दोनों से होता है, शिक्षा से भी होता है और शारीरिक शिक्षा से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेंटल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 108 है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय, जो बाइल होती है, पित्त जिसे बोलते हैं, पित्त हिंदी में बोलते हैं पित्त। जो पित्त होती है वो कहाँ से स्रावित होती है? किडनी से या लीवर से या अग्नाशय से या फेफड़े से? तो आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पित्त होती है, बाइल होती है, वो गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में स्टोर रहती है और सिक्रेट होती है लीवर से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज ड्यूरिंग यूजिंग, यानी कि खेल कूद में लगी चोटों के पुनर्स्थापन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को सबसे पहले मैं रिहैबिलिटेशन की बात बताएंगे, ताकि आगे आपको कभी दिक्कत ना हो कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है। रिहैबिलिटेशन पुनर्विस्थापन, यानी कि आप एक नॉर्मल अवस्था में जब रहते हैं, एक ठीक कंडीशन में रहते हैं, और आपको जब चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद फिर पुनः उसी नॉर्मल अवस्था में आने के लिए जो क्रियाएं वो करते हैं आप, ठीक होने के लिए, उसको फिर से उतनी स्ट्रेंथ आने के लिए, शक्ति आने के लिए, नॉर्मल अवस्था में आने के लिए जो क्रियाएं करते हैं, उसी को बोलते हैं पुनर्वास या पुनर्विस्थापन या रिहैबिलिटेशन। तो आप समझ सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन में क्या होना चाहिए। और सबसे स्ट्रांग पॉइंट देखिए, भौतिक चिकित्सा यानी फिजियोथेरेपिस्ट और सुधारात्मक व्यायाम, करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये सारे प्रोसेस होते हैं रिहैबिलिटेशन में। बट सबसे स्ट्रांग पॉइंट और सबसे वैल्यूएबल महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? करेक्टिव एक्सरसाइज के द्वारा ही हम उसमें स्ट्रेंथ ला सकते हैं, फिर से अपनी पुनः अवस्था में आ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि सेकेंड क्लास लीवर है। अब आ गई लीवर की बात कि सेकेंड क्लास का जो लीवर होता है, द्वितीय श्रेणी का लीवर होता है, वो कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? वहाँ फलक्रम कहाँ होते हैं, फोर्स कहाँ होते हैं और भार कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास का लीवर में फलक्रम बीच में होता है और भार, फोर्स और भार, रेसिस्टेंस किनारों पे होते हैं। और सेकेंड क्लास के लीवर में बता दें कि जो भार होता है वो बीच में होता है, भार बीच में होता है, और फलक्रम और फोर्स किनारों पे होता है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया सेकेंड क्लास का। और जो थर्ड क्लास का लीवर होता है, उसमें जो फोर्स होता है वो बीच में होता है, यानी कि फोर्स, बल, और रेसिस्टेंस और फलक्रम किनारों पे होते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर देखा जाए कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आधार तथा प्रतिरोध के बीच में बल, आधार तथा बल के बीच में प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेकेंड प्रकार के लीवर में जो फलक्रम और बल किनारों पे होता है तथा भार बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। और
इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसी तरह वीडियो डालता रहूँगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और वीडियो लाऊंगा, नहीं तो मैं डीमोटिवेट होता हूँ और डीमोटिवेट होने के कारण मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगा। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। व्यक्तिगत मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना भिन्न है। हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप में वैरी करता है, भिन्न करता है, कलर में, हाइट में, सोच में, टेस्ट में, जो भी हो कुछ न कुछ में वैरी करता है। तो भिन्नता का कारण पूछा है, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण पूछा है। वातावरण के कारण, वंश के कारण, वंश और वातावरण के कारण, समाज के कारण। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता दोनों तरफ से आती है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। और मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।